स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रोटेशन। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? जो चीज़ें क्या हो रही हो, रोटेट हो रही हो। अब रोटेट होने का मतलब क्या होता है? किसी भी एक एक्सिस को मान लो और उसके अराउंड ही अगर अपन घूमते हैं तो उसको रोटेशन बोलते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस है ना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, है ना। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन में इतना ही फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये कोई सर्कल है, सर्कल के अराउंड कोई पार्टिकल इस तरह से पूरा घूमता है। ठीक है, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है, ये क्या हो जाता है? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये सन है आपका, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे भी आपको पता होगा कि घूमती हुई रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात, डे और नाइट होता है ना। वो किसकी वजह से होता है? अर्थ के अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट होने से। तो रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन होता है यहाँ पर। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में इतना ही फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है या कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो किसी और चीज़ के अराउंड सर्कुलर पाथ में अगर घूमती है तो वो क्या हो जाता है? सर्कुलर मोशन हो जाता है। और अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूमती रहे तो वो क्या हो जाता है? वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ रिजिड बॉडी दैट कैन रोटेट विथ ऑल द पार्ट्स लॉक टुगेदर एंड विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स शेप। ठीक है, शेप में चेंज नहीं हो, है ना, और वो उसके सारे पार्ट्स के साथ घूमती रहे, तो इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन के पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? तो सेंटर ऑफ मास है ना, एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है इस पूरी बॉडी का मास जो है इकट्ठा हुआ है ना, कंसंट्रेटेड है, एकत्रित है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये कोई रॉड है, एल लेंथ की है और एम मास है इसका। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? ये यूनिफॉर्म रॉड है एक, है ना, इसका शेप जो है पूरा यूनिफॉर्म है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा? वो आप बहुत इजीली बता दोगे, एकदम सेंटर में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई सिस्टम है 4 मास का, अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, है ना? तो अगर ये सब स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज्ड हो तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास इनका एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी बॉडी या पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना, और सेंटर ऑफ मास जो है, अब इसके लिए क्या है, हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना होती है, पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं आर। इसका फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, जितने भी मास है
और ये R1 R2 क्या है, उनकी पोजीशन, ठीक है, उनका जो पोजीशन वेक्टर है वो, ठीक है, वो कहाँ पर है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना, ये कोई मास m3 है, ये r3 डिस्टेंस पे, ये कोई मास m1 है, ये r1 डिस्टेंस पे ओरिजिन से, और ये कोई m2 मास है, ये कहाँ पर है, r2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। और ऐसे कितने ही मास आ जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैलकुलेट करना होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो है रॉड आपको शेप दिख रहा है ना, तो आप इसमें तो बहुत इजीली बता दोगे कि हाँ सर इसका तो सेंटर पे आ गया। लेकिन अगर इस तरह के सिस्टम आ जाते हैं अलग अलग, है ना, कि मासेस कहीं पर भी रखे हुए हैं और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछते हैं कि अगर इस सिस्टम का पूरा मास जो है कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर आपको क्या निकालनी पड़ती है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये होती है। अब ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, ये एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कभी कभी आपको वेक्टर की जो पोजीशन है वो सॉरी जो आपको आपकी मास की जो पोजीशन है वो कैसी दी जाएगी, वेक्टर के फॉर्म में दे दी जाएगी, है ना। आपको बोल दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल position of particle 1 is, position of m1 is 3i plus 2j plus 3k, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा m2 दे दिया 2i 2j plus 2k, और ऐसे ही आपको क्या दे दिया, कोई m3 दे दिया 3i plus 3j plus 3k, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप तीनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग निकालोगे। आप आई के लिए अलग निकालोगे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, आई वाले में आर की जगह आपको क्या रखना है, 3, 2 और 3, तीनों की आई वाली पोजीशन रखना है कि आई पे कहाँ पर है ये, ठीक है। फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर जे के लिए अलग पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, के लिए अलग पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, और लास्ट में आप क्या करोगे, तीनों का रिजल्टेंट लोगे, ठीक है। और वही फाइनल आपका जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी। अगर आपसे नॉर्मल वे में पूछा, न्यूमेरिक वैल्यू पूछी, तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे उसका। अगर आपसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछी तो आप सीधे वेक्टर के फॉर्म में आंसर दे सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी मैं बस थोड़ा सा आपको एक जनरल व्यू आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको डिस्टेंस के फॉर्म में दिया जाए, वेक्टर के फॉर्म में भी जो है आपको पार्टिकल की पोजीशन दी जा सकती है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसे केस में जैसे आप पहले आर निकालो आई के लिए, तो m1 r1 i प्लस m2 r2 i प्लस m3 r3 i, ठीक है, और m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा ही सेम आपको किसके लिए करना है, जे डायरेक्शन के लिए करना पड़ेगा, m1 r1j प्लस m2 r2j प्लस m3 r3j, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो इस तरह से होगा। ऐसे ही आपको k के लिए करना पड़ेगा, तो r k m1 r1 k प्लस m2 r2 k प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m1 m2 और m3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, और लास्ट में जो r वेक्टर आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, r i प्लस r j प्लस r k, ठीक है। ये हमारा लास्ट जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
अब अगर हम पोजीशन चेक करना चाह रहे हैं, है ना, किन्हीं दो पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये उसने एग्जांपल बताया यहाँ पर, ठीक है, कि m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर m1 और m2 सेम है तो जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, r1 प्लस, अगर m1 और m2 सेम है अगर, तो m1 m2 की जगह मैं m रख दूंगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, r1 प्लस r2 बाय 2, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में, है ना। तो पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, वो किस पे डिपेंड करती है, आपका जो पार्टिकल है, आपकी जो चीज़ है, जो वस्तु है, आपकी जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या हो, उसका शेप कैसा है, ठीक है, तो उस पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिपेंड करेगी। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है, जो भी चीज़ है उसके, या उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरह से है उस पर डिपेंड करेगी एक तो, है ना। तो शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इन दोनों पर डिपेंड करेगी, है ना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, तो आपने डिस्क देखी होगी, तो डिस्क से आप लोग क्या समझते हो कि एक ऐसी गोल कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, और ठीक है, डिस्क मतलब, ठीक है, या बच्चों के खेलने की एक डिस्क आती है, या आपने कभी जो आपकी चपाती है आप उसको डिस्क मान सकते हो, ठीक है, और या पापड़ खाकरा जो भी है आप उसको डिस्क मान सकते हो, वो डिस्क है, ठीक है। और रिंग, रिंग आप समझते हो, रिंग एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिस्क का जो मास, सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पर, इस तरह से डिस्क के सेंटर पर होगा, है ना। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ये भी सेंटर पर होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसकी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, डिस्क एक जैसी, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे हाथ में ऐसे चपाती रोटी रखी है ना, और उसका सेंटर ऑफ मास पूछूंगा तो क्या कहाँ पर होगा, वो रोटी के अंदर ही होगा, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कोई रिंग ले ली, है ना, और रिंग का सेंटर ऑफ मास में बोल रहा हूँ, तो वो है तो सेंटर पे ही है, लेकिन रिंग की बॉडी तो सिर्फ ये है ना, रिंग की बॉडी कितनी है, सिर्फ ये रिंग की बॉडी है बस, तो सेंटर पे है भी तो, लेकिन सेंटर से बॉडी से तो बाहर है ना। तो शेप पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा। तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो बॉडी के अंदर है, लेकिन रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, जैसे बॉडी के बाहर है ना। नेक्स्ट, इन सिमेट्रिकल बॉडीज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनस, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास होता है, आप अगर होमोजेनस बॉडीज बोलेंगे, होमोजेनस मतलब जिसके हर एक सेंटीमीटर या एक कोई डिस्टेंस बोल दो जहाँ पर सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, एकदम सेंटर पर रहेगा। जैसे मैंने आपको इसका बताया था, रॉड वाला केस बताया था, मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि यूनिफॉर्म रॉड है, कैसी रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अगर यूनिफॉर्म रॉड मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है कि इसके हर सेंटीमीटर पर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रॉड आके पतली हो गई, यहाँ पर मोटी हो गई, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हेट्रोजिनस जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हर उसकी डिस्टेंस पर, हर लंबाई पर या हर एक पॉइंट पर सेम मास हो, है ना, तो उसको यूनिफॉर्म या होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो होमोजेनस अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मास का, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, एकदम सेंटर पर रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास जो है रोटेशनल मोशन के वक्त चेंज नहीं होता। मैंने बोला था ट्रांसलेटरी जो मोशन होते हैं, है ना, उसमें सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, लेकिन रोटेटरी मोशंस के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने बताया कि ये कोई स्फीयर है, मान लो अर्थ को मान लेते हैं हम, सॉलिड स्फीयर होता है अर्थ एक तरह से, है ना,
तो अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस पे अगर घूम रही है, ठीक है, ये मैंने एक्सिस बना ली और इसी पे घूमती है ना, तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी पोजीशन वही है, अपनी स्थिति में ही है, वो अपनी पोजीशन पर ही एक जगह पर घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तब सेंटर ऑफ मास उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी एक्सिस पर घूमने में सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली, वैसे ही हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पोजीशन की जगह क्या रख देना है, वेलोसिटी रख देना है। अगर मान लो कि अलग अलग मासेस हैं, उनका सिस्टम बन गया m1 m2 m3, है ना, और वो किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, और हमसे पूछा जाता है कि अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तब क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा हमने इस पोजीशन के लिए निकाला था। जैसे पहले हमसे क्या पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना। अब हमसे पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, मान लो m1 किस वेलोसिटी से चल रहा है, m1 चल रहा है v1 से, m2 चल रहा है किससे, v2 से, m3 चल रहा है v3 से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। फॉर्मूला भी ये लिखा है, समेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में सम ऑफ मासेस, ठीक है। यही फॉर्मूला ये जो बताता है वो यही बता रहा है कि जितने भी आ जाएं, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है सेम टू सेम में। बस आपको यहाँ पर चेंज क्या करना है, वहाँ हम पोजीशन लिख रहे थे, यहाँ पर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, ठीक है। और जब अगर आपको तीनों डायरेक्शन की दे दें, अगर वेलोसिटी भी आई जे के फॉर्म में दी जाए, तो फिर तब भी मैंने आपको बता दिया कि तब आपको क्या करना है, तब आपको आई के लिए अलग लिखना है, जे के लिए अलग लिखना है, के लिए अलग लिखना है, लास्ट में तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे इस तरह से कि वी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वी आई प्लस वी जे प्लस वी के। अब आपसे किस फॉर्म में वो आंसर पूछता है, अगर वो आई जे और के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो आप ऐसा लिख देंगे, अदरवाइज आप अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो एक्सेलरेशन के लिए भी सेम चीज़ है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भी यही फॉर्मूला रहेगा, है ना। अगर मान लो m1 जो है a1 से चल रहा है, m2 a2 से चल रहा है, m3 a3 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही वेक्टर वाला अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे दिया जाए और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, है ना। पोजीशन दी है, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, dx बाय dt। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ मास सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए और वेलोसिटी दी है, मतलब आपको पोजीशन दी थी तो आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं और क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करके और एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, ये तो आप जो है 1D में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे फोर्स पूछ लिया जाए कि फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास पर कितना फोर्स होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्या होगा कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, आपका एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है किसी सिस्टम के ऊपर, कोई मासेस का सिस्टम है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है,
तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो है कांस्टेंट रहेगी अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंटर ऑफ मास के बारे में सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। इसके जो हम इसमें आगे अभी कंटिन्यू करेंगे रोटेशनल मोशन को ही, है ना। तो आप जब न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीज़ स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आप सभी जानते हैं कि क्या होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, है ना, थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि एंगल आपने कितना डिस्प्लेस किया है, तो इट इज़ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना एंगल किसने चला है, ये सर्कुलर मोशन में भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में आर, ठीक है। अब इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। तो डायमेंशन लेस होती है m0 l0 t0, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म अगर हम इसका लिखते हैं तो s इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा क्रॉस आर, ठीक है। तो किसी बॉडी ने रोटेट होते हुए कितना एंगल जो है उसने घूमा है, वही क्या कहलाता है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री घूमे हो आप मतलब कितना, पूरा एक रिवॉल्यूशन घूमे हो, ठीक है। अब जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक तरह की कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसकी जो डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, है ना। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये एक तरह का एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है अभी इस यहाँ पर तो कि 2 पाई रेडियन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कि क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन लेस होता है ना। इसके अलावा आपको फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। आपने कितना, मतलब जैसे आप वेलोसिटी बोलते हो, है ना, नॉर्मल जो हमारी लीनियर वेलोसिटी वो क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में आपने किया है, आप कितना चले हो पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाती है आपकी लीनियर वेलोसिटी। तो आपने कितना एंगल सबसाइड किया है पर गिवन टाइम में, वो आपकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्टेंस चलते थे, एंगुलर वेलोसिटी में एंगल वाली डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा क्या होती है, डेल्टा थीटा, पहले आपकी एंगुलर पोजीशन क्या थी, बाद में आपकी एंगुलर पोजीशन कितनी हो गई अपॉन में टाइम। तो ये आपकी क्या हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यूनिट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है। हमारी लीनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाता है, हम एंगल चल रहे हैं और एंगल की यूनिट रेडियन है, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, अभी हमने जस्ट देखा रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर टाइम है। तो एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी होगी उसके जो है यूनिट रहेगी, सॉरी डायमेंशन रहेगी, यूनिट तो दोनों की है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की जो है डायमेंशन भी रहेगी, वो क्या रहेगी, टी इनवर्स, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है।
अब वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। वी क्या है आपका यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी। आर क्या है यहाँ पर आपका, पहले भी हमने आर देखा था, तो आर क्या है यहाँ पर आपका, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। अच्छा, ओमेगा जो है इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2π/t या 2πf। जो ओमेगा है इसके दो फॉर्मूला और होते हैं, 2π/t या 2πf। ये t क्या है यहाँ पर, t जो है आपका ये है टाइम पीरियड, और जो f है ये क्या है यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। t इज इक्वल टू होता है 1/f। t इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। टाइम पीरियड हम किसको बोलेंगे, कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो लगा हुआ समय है, किसी भी चीज़ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, जैसे ये मैंने पेन ले लिया, अब ये पेन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, एक बार पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा, टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि मैं कोई टाइम दे दूँ, मैंने बोल दिया कि 1 सेकेंड में, तो ये 1 सेकेंड में कितना घूम पा रहा है, कितनी बार घूम सकता है ये, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, है ना, और टाइम पीरियड मतलब कितने समय में, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी दिए हुए समय में कोई काम आप कितनी बार कर पा रहे हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दिए हुए समय में कितने बार पेन रोटेट हो पाएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये डिफरेंस है, और ओमेगा के दो फॉर्मूले और होते हैं, है ना। तो ओमेगा को कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाएगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड से। ओमेगा जो है कभी कभी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी दिखेगी, तो वहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात समझ में। अच्छा, ये सब भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है ना। नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के पास। तो जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इन द सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो होता है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो डी ओमेगा बाय डी टी, या हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, है ना। अगर हम थीटा का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन करने में क्या आएगा, थीटा का वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आएगा, तो वही किया है यहाँ पर। अब जैसे लीनियर एक्सेलरेशन जो होता था उसकी यूनिट क्या होती थी आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर की जगह क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन सेकेंड स्क्वायर की होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L0 टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है आपका, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपका ज़ीरो है, तो सर्कुलर हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो ये तो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रोटेशनल हो। देखो सर्कुलर या रोटेशनल के लिए क्या होगा, आपका एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपको यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन आपको चाहिए या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चाहिए, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और अगर आप लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन लीनियर वाले में बोलोगे, लीनियर मोशन के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म मोशन चाहते हो, एक जैसा मोशन, तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब भी ज़ीरो होगा, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, आपका जो मोशन हो रहा है रिस्पेक्टिव, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, अगर हम रिलेशन देखते हैं किसके किसके बीच में, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, तो वो ये होता है
ठीक है। ये वाला जो ए है इसको आप अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बना लेंगे, ये अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है ना, ये भी अल्फ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, तो इसको अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, अल्फ़ा क्रॉस आर। तो ए क्या है आपका यहाँ पर, लीनियर एक्सेलरेशन है, और आर क्या है यहाँ पर आपका, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लगाते हो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वक्त हम लोग लगाते हैं, है ना, तो वो रोटेशनल और लीनियर का हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो लीनियर जो आपकी मोशन है होती है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो लगती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी, सिंपल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर दिया है और वो ज़ीरो हो तो आपकी जो ओमेगा हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता है। तो ये तो कब है, जब आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। और जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपका मान लो ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होंगे, v इज इक्वल टू यू टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस एंथ का आपको फॉर्मूला पता होगा, यू प्लस हाफ ए टू एन, माना एन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड या थर्ड सेकेंड, है ना। तो अगर मैंने बोल दिया कि फर्स्ट सेकेंड के लिए एन क्या होगा यहाँ पर, 1, ठीक है। सेकेंड सेकेंड अगर मैंने बोला तो एन 2 हो जाएगा, थर्ड सेकेंड के लिए एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एन यहाँ पर आपका सेकेंड का नंबर शो करता है। तो ये 4 इक्वेशंस होती है। तो सेम वे में यहाँ पर भी बन जाती है। अब फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, ओमेगा 2, है ना। इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं ले लेता हूँ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जगह ओमेगा 1, और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फ़ा। यहाँ पर आप अल्फ़ा लिख लोगे, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये अल्फ़ा टी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा 1 इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा ओमेगा 1 ओमेगा 2 आप लिख लो यहाँ पर। ओमेगा 1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब कहीं कहीं इसको ओमेगा 1 की जगह ओमेगा नॉट भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है वो। ओमेगा 2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 1 का स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा थीटा, ठीक है, और थीटा एंथ, तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम है ना। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो रोटेशनल मोशन की जो एकदम मेन चीज़ है, जहाँ पर आपको सारा फोकस अपना जो है 70% जो फोकस आपको लगाना है, और बहुत अच्छे से जो चीज़ आपको याद करनी है, समझनी है, जो भी आप बोल दो, है ना, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी पर पूरा चैप्टर जो है आपका डिपेंड करता है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। It is the property of body to which it opposes any change in its state of rest or uniform rotation, ठीक है। मैंने जब NLA में आपको पढ़ाया था तो इनर्शिया के बारे में बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अपने जो
रेस्ट वाली पोजीशन हो या चल रहा हो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो रेस्ट वाली चीज़ है उसको फोर्स लगाकर आप चलाओगे, और कोई चलती हुई चीज़ को अगर आपको रोकना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है जो रुके हुए इंसान को रोक कर ही रखना चाहती है ना, उसके मोशन का अपोज करती है, और चलती हुई चीज़ को रेस्ट में आने का अपोज करती है ना। तो इनर्शिया जैसे मैंने बताया था कि अगर एक पतले दुबले आदमी को दौड़ाया जाए और एक मोटे तगड़े आदमी को दौड़ाया जाए, तो ये वाला जो आदमी है ये क्या करेगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी इसका जो इनर्शिया होता है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया मैंने बताया था मास पर डिपेंड करता है। तो ये दौड़ना भी तेज स्टार्ट कर देगा और रुक भी जल्दी से जाएगा, है ना। लेकिन अगर मोटा आदमी है तो वो तो धीरे से पहले दौड़ना स्टार्ट करेगा और फिर धीरे धीरे करके रुकेगा। ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, अलग से आवाज़ करके ट्रक रुकता है, कार तुरंत रुक जाती है, ठीक है। तो वो इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही प्रॉपर्टी है जो उसकी रेस्ट या मोशन वाली स्टेट को चेंज करने से अपोज करती है, ठीक है। तो किसी अगर पार्टिकल की बात करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एम क्या है, तो ये मास ऑफ पार्टिकल है, और ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल की वो क्या कहलाती है, वो आर कहलाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है किसी पार्टिकल के लिए, एम आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ पार्टिकल की बात हुई कि कोई एम मास का पार्टिकल है और ये किसी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो ये इसका मास क्या होगा। अब बहुत सारे मासेस आ गए, वो आपस में जो है किसी शेप में अरेंज हो गए, है ना। तो उनका अगर पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो भी डायरेक्टली जुड़ जाता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली जुड़ जाता है। ये ना तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ना ये क्या होती है, ना वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी, ये अलग से क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, इसमें हम पोजीशन का तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन हम इसको वेक्टर की तरह नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। पोजीशन तो हमने बोल दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, लेकिन पोजीशन तो हम बोलते हैं कि पोजीशन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ऐसा कभी एरो नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, हम इसको वेक्टर की तरह नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है, तो मास की डायमेंशन हो गई m, और r की डायमेंशन क्या हो जाएगी l, तो यहाँ पर 2l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, तो ml स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करें तो kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा किसी भी चीज़ का, मैंने बताया अभी जस्ट, पतला आदमी दुबला आदमी, है ना, तो मतलब पतला आदमी और मोटा आदमी, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और पोजीशन क्या है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वगैरह पे, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें बताई है, बस इसी पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड करेगा। पहली चीज़ है मास, दूसरी चीज़ है मास डिस्ट्रीब्यूशन, और क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन अब जहाँ भी आ जाएगा तो आपको अपने दिमाग में क्या लेके आना है, शेप। मतलब शेप चेंज होने के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको शेप के बारे में सोचना है कि शेप जो है, जैसे मान लो मैंने एक रॉड अगर बताई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, लेकिन अगर कोई सॉलिड स्फीयर या आपकी बॉल ले लेता हूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। प्लस मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, इसका मतलब वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा
उसके अंदर आर भी है, तो आर मतलब क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला के अंदर आपको कहीं भी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क या जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, टेंसर क्वांटिटी होती है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हॉलो जो हमारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनका ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये आपको आगे और पता चल जाएगा। अगली चीज़ होती है, अभी हम लोग इसके जो उसमें है सारे हर ऑब्जेक्ट का मतलब जो है पर्टिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल के से, है ना। और ये होती है अंडर रूट आई बाय एम। आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एम क्या है यहाँ पर, मास, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम यहाँ पर क्या है, मास है ना। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये किस पे डिपेंड करेगी, शेप, साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये भी जो है जितनी चीज़ों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता था उतनी चीज़ों पर ये भी डिपेंड करेगी, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पर लिखा है मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों नहीं डिपेंड करेगी उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में क्या आता है, मास आता है, अपॉन में भी मास है, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में जो उसका शेप जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी, कैसे करेगी मैं आगे और बताऊँगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है उतनी चीज़ों पे रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिपेंड करेगी, एक्सेप्ट मास, मास को छोड़कर, क्योंकि मास जो है इस फॉर्मूला में आई के फॉर्मूला में भी आएगा और दोनों मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। डायमेंशन जो रहती है वो क्या हो जाएगी, L की पावर 1, बाकी m0 t0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मान लो मैं किसी पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता हूँ mr², यहाँ पर मास m है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये r बाहर आएगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। तो इसकी डिस्टेंस आएगी, सिर्फ मीटर में आता है, तो L की पावर 1 जो है डायमेंशन रहेगी और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। तो रेडियस को नाम में ही रेडियस है ना, तो रेडियस की जो डायमेंशंस रहेगी वो किस में रहेगी, ऑब्वियसली बात है L ही रहेगी, मीटर यूनिट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो थ्योरम्स पढ़ना है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इससे हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई बॉडी दे रखी है ना, उसकी मेन एक्सिस दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। जो मेन एक्सिस है, मान लो ये बॉडी दी है आपको यहाँ पर, तो ये जो है इसकी क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस मतलब जो उसका शेप है उसकी जो सेंटर से एकदम निकलने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है उसको हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये रोटेट किस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ये इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे होता है। अब सबसे पहली बात है ना कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, सीधा सीधा क्वेश्चन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब आपको यहाँ पर सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो एक्सिस डिफाइन करने में आती है कि आप एक्सिस को पढ़कर और कैसे आप डायग्राम बनाते हो उस पर डिपेंड करता है सारा, है ना। जरा से में जो है मतलब आपके जो आंसर आएंगे हो सकता है कि आपके चारों आंसर आ रहे हो अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बहुत गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सिस को जो पहचानना है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मेन जो सारा खेल डिपेंड करता है वो किस पर है, वो एक्सिस पर ही है। तो अभी हमने देखा कि ये कोई डिस्क है, अब ये डिस्क जो मान लो या तो ये ऐसे घूम सकती है, मतलब मैंने क्या किया, मेरी चपाती या रोटी जो थी उसके अंदर मैंने एक वायर डाला और मैं इस तरह से उसको घुमाने लग गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटी घूमने लग गई, है ना, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग रहेगा। लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने ये जो वायर है ये जो मेरी रोटी है उसके एज पर लगाया, ठीक है। अब मैं उसको घुमा रहा हूँ,
तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा, है ना। वो कैसे चेंज होगा, तो मान लो कि ये जो रोटी है इसकी रेडियस क्या है, ए है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट तो फिक्स रहता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एम आर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नेट कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसको पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, ये घूम तो किसके अबाउट रही है, ये तो इसकी कौन सी एक्सिस हो गई, ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई, लेकिन वो घूम कहाँ पर रही है, इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले मैं देखूंगा कि इसकी रेडियस कितनी है ना। तो पहला तो मैं जो, अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आई जी, मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, साथ में एम ए स्क्वायर या एम आर स्क्वायर जो भी लिखना हो, कि ये रेडियस कितनी है, ए कितना है। तो मास लिखूंगा मैं डिस्क का, और ये रेडियस के बारे में लिखूंगा कि ए कितना है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूरा कहलाएगा, ना कि सिर्फ इतना। तो आपको गलती ये नहीं करनी, अगर आपको दिया हुआ है कि अ एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली एंड फ्रॉम द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, तो आपको समझ के चलना है कि वो क्या बोल रहा है कि एक्सिस परपेंडिकुलरली पास हो रही है, लेकिन वो सेंटर से आर दूरी पर है, और आर आपकी रेडियस भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ के और डायग्राम बनाना है। तो जो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो यहाँ पर क्या काम आती है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो कैलकुलेट करने में यहाँ पर काम आएगी, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो है पैरेलल है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, है ना। तो अगर इसको मैं रिंग मान लूँ या डिस्क मान लूँ, जो भी, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। अगर डिस्क ऐसी घूम रही है, डिस्क अगर यहाँ पर घूम रही है, क्या है, डिस्क है, अगर ये डिस्क ऐसे घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होता है, हाफ एम। अगर डिस्क की रेडियस आर है, अगर डिस्क की रेडियस क्या है, आर है, तो एम आर स्क्वायर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और आई जी के साथ फिर हम अब, लेकिन ये बताया क्या है इसने कि ये इस एक्सिस पे घूम रही है, तो आई जी के साथ साथ हमने क्या लिख दिया, एम ए स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर, रेडियस के बराबर रहेगा, तो एम आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इसका कितना हो जाता है, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो एक्सिस चेंज होने के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या होती है ना। अब क्या होगा कि कोई डिस्क के लिए, मैंने अभी थोड़ा डायग्राम ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, हम इस डायग्राम पे देखते हैं, है ना। तो मान लो कोई डिस्क ली, अब डिस्क की ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बताया ये क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है ना। तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, अब परपेंडिकुलर मतलब क्या, जेड के परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, जेड के परपेंडिकुलर या तो कौन हो सकता है, आई हो सकता है, या मतलब एक्स हो सकता है, या वाई हो सकता है जेड के परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये तो आपकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई जी कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है आपकी, या तो एक्स है या वाई है ना। तो इस केस में आई जेड को हम क्या रखते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई रखते हैं, ठीक है। और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं आई डी के बराबर, ठीक है। तो आई जेड तो हमें पता है कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन इसकी दो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो कौन सी हो सकती है, एक्स या वाई, है ना। तो मैंने अभी जस्ट बताया आई एक्स और आई वाई को हमने किसके बराबर रखा है, आई डी के बराबर। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ID, और आई डी जो है वो कितना हो जाता है, 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो
डायमीटर के अबाउट जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 mr²। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको डिस्क दी हुई है और आपको एक्सिस बोल दिया कि एक्सिस पासिंग अबाउट इट्स डायमीटर, मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए ये हाथ को अगर हम चपाती मान ले तो पहली एक्सिस तो क्या हो सकती है, ये हो सकती है ना। इस पे अगर घूम रही है रोटी आपकी, तो ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। ये जो रोटी का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि रोटी ऐसे ऐसे घूम रही है, पहले तो ऐसे गोल गोल घूम रही थी, लेकिन अब मैंने बोल दिया कि ऐसे डायमीटर के अबाउट घूम रही है, तो डायमीटर के अबाउट घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/4 mr²। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायमीटर के अबाउट घूम रही है या आपके जो है आपके डायमीटर के अबाउट घूम रही है या परपेंडिकुलर के जो है एक्सिस पे घूम रही है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर बोला जाए तो ये प्लेन हो गया डिस्क का, और डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, ये हो जाएगा, है ना। अब एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम, अब पास कहाँ से हो रही है, तो पहले शब्द को आपको क्या, पहला शब्द आपको क्या देखना है कि प्लेन के साथ उसका क्या रिलेशन है, पैरेलल टू द प्लेन है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो आप कैसा डायग्राम बनाओगे, ये मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ परपेंडिकुलर है एक्सिस। और दूसरा शब्द आपको क्या पढ़ना है कि पासिंग फ्रॉम। अगर बोल दिया एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो आप ये वाला डायग्राम बना दो। लेकिन अगर आपसे बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द एज, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे कि वो ऐसे घूम रही है। अगर आपसे बोला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओ, पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो आप ये डायग्राम बनाओगे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द एज, तो आप क्या करोगे, ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अलग अलग होंगे, और ये हम लोग अभी जो आगे चल के देखेंगे इनको। तो आपको एक्सिस को पढ़ते आना चाहिए, उस हिसाब से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने दोनों के बारे में बता दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, ये मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1r1² प्लस m2r2², और नॉर्मली जोड़ता है, आप ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और हम उनको कंपेयर करेंगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए। तो लीनियर मोशन में जो ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम करता है मास की जगह रोटेशनल मोशन में क्या आ जाता है, हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपसे रोटेशनल मोशन जो है बहुत इजीली बनने लगेगा। लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम पे जो है एक अलग से जो पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जो उसका आपको बहुत अच्छे से मतलब इसको पढ़ना है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी है। या हम इसको बोल सकते हैं √2 आई ई क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टॉर्क या फोर्स, तो फोर्स जो है वो लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम है। और जब भी रोटेशनल मोशन होगा तब यहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, टॉर्क, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आप जानते हैं इसको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जो नॉर्मल होती है वो कौन होती है, हाफ mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से, या हम काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला देखते हैं,
पी स्क्वायर बाय 2m, पी क्या है यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2i, एम की जगह आई आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाएगा लीनियर मोमेंटम की जगह, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था, ये पता होना चाहिए। अब डिफरेंट बॉडीज एंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, यहाँ पर आपको एक एक करके समझते हुए चलना है। पहली बॉडी है आपकी रिंग। देखो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, कैसे है, ये रिंग का प्लेन है और ये एक्सिस है, तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ रिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर प्लेन, रिंग का प्लेन कौन सा है, ये है, ये रिंग का प्लेन है, तो प्लेन की भी डायरेक्शन यही, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही, तो एक्सिस इज पासिंग, अब सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी थ्योरम लग जाएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो तो क्या है, ये क्रॉस अगर मैं बनाता हूँ तो आप समझ लो कि मैंने बनाया कोई परपेंडिकुलर चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई चीज़ इसमें जैसे क्रॉस बनाया तो मतलब ये रिंग है मान लो, और इसमें कोई क्रॉस बनाया, इसका मतलब कोई परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में मैं आप यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो तो कौन सी है, ये है, लेकिन ये अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गई है और वो क्या हो गई है, इस प्लेन के पैरेलल हो गई है ना, डायमीटर वाली एक्सिस हो गई है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जस्ट आधा। तो शेप जो है वो रिंग है ना, तो जब भी कोई एक्सिस डायमीटर से पास होती है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जस्ट आधा हो जाएगा ओरिजिनल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर थी प्लेन के और पास कहाँ से हो रही थी, सेंटर से, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिख दिया एम आर स्क्वायर। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थी आपकी और पास कहाँ से हो रही थी, वो सेंटर से, तो आपने हाफ एम आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये रिंग है, अब एक्सिस तो कैसी है, यहाँ पर पैरेलल ही है ये, है ना, आप अगर देखोगे तो पैरेलल टू द प्लेन है। यहाँ पर जो था मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये एक्सिस हो गई, है ना। ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये वाली अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द एज, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्सिस की बात करता कि अगर यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट ये घूमती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना, और यहाँ पर क्या लग जाएगी आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, तो ये ए है, तो सॉरी ये आर डिस्टेंस से घूम रहा है, तो यहाँ पर एम ए स्क्वायर और ए यहाँ पर क्या है, आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इस तरह से। अब ये रिंग है, इसकी एक्सिस देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम एज। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई हमने,
तो आई कितना हो जाएगा नेट, एम आर स्क्वायर तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होता ही है रिंग का, है ना, जब एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होती है, साथ में एम ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्या है, आर के बराबर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये 2 एम आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब बारी आती है डिस्क की, ठीक है। तो डिस्क का देखो, अब एक्सिस आप जो है रिंग को देखकर लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, है ना, जब एक्सिस परपेंडिकुलर हो प्लेन से और सेंटर से पास हो, ठीक है। अगर ये डायमीटर से पास होती है अगर, है ना, एक्सिस, तो आधा हो जाता है, मैंने जस्ट बताया था, तो हाफ नहीं, 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पास, तो अगर ये हो एक्सिस तो आपकी पैरेलल हो, लेकिन पास कहाँ से हो रही हो, एज से हो रही हो, तो 1/4 एम आर स्क्वायर में आपका एम आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, तो 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1/2 एम आर स्क्वायर के साथ ये और जुड़ जाता है, तो वो कितना हो जाता है एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे डिस्क के फॉर्मूला आते हैं। अब एंगुलर डिस्क क्या होती है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्क में क्या होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर कुछ पोर्शन होता है, बीच में कुछ खाली होता है, फिर से यहाँ पर भरा हुआ पोर्शन होता, जैसे ये इस तरह के डिस्क है, मतलब इतना जो पोर्शन है ये खाली है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है खाली वाला पोर्शन है, ठीक है, और बाकी ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये सब भरा हुआ है, तो ये एंगुलर डिस्क कहलाती है ना। तो एंगुलर डिस्क में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, खाली है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भरा हुआ है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये आपको एकदम रटना पड़ेगा, क्योंकि याद रहता नहीं है और पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इसमें क्या होता है कि अगर एन्युलर डिस्क जो है, इसमें एक्सिस आप चेंज कर दो। अभी यहाँ पर ये वाली जो एन्युलर डिस्क है, इसमें क्या होता है कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन के और रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है प्लेन चेंज हो गया, ये पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आधा हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। एज में क्या होगा, आपका r1 और r2 जुड़ जाता है ना। और अगर इस तरह से पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे आपको इन शॉर्ट रटने पड़ेंगे, है ना। सिलेंडर की बात आती है, सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या, बहुत सारी डिस्क को एल लेंथ तक जोड़ दो, डिस्क का समझ में आ रहा है। सिलेंडर क्या होता है, ये मान लो मैंने बहुत सारे इनफाइनाइट डिस्क जो है यहाँ पर जोड़ दी एल लेंथ तक, तो सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें मतलब क्या, दो चीज़ें हो सकती है, रॉड हो सकती है और डिस्क हो सकती है। तो बहुत सारी क्योंकि डिस्क जुड़ी हुई है सॉलिड सिलेंडर में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके बराबर हो जाता है, डिस्क के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड सिलेंडर कैसे बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रख के आपस में जोड़ के और सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर हो जाता है। यहाँ पर भी एक्सिस जो है वैसे ही डिफाइन होगी। तो अगर यहाँ से पास हो रहा है तो mr²/2 तो था ही, और साथ में mr² भी आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना है सिलेंडर, उसमें क्या है कि जो एक्सिस है वो अब जो है सिलेंडर की, अगर मैं बोलूँ सिलेंडर की, या तो मैं बोल देता हूँ कि लेंथ के अबाउट है, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी जो ये जैसे सिलेंडर है इसको मैं बोलता हूँ जनरेटर एक्सिस, ठीक है। तो जो ये वाली एक्सिस है वो जनरेटर एक्सिस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, है ना। ये जो है सिलेंडर की क्या हो जाएगी, तो पासिंग फ्रॉम सेंटर
मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द जनरेटर एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि सिलेंडर को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम मानते हैं कि इसमें क्या है, डिस्क है, ठीक है। एक अगर सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क मानते हैं, अगर होलो सिलेंडर है तो हम रिंग मानते हैं, ठीक है। तो एक डिस्क है, साथ में एक रॉड रहती है, ठीक है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे चल के देखेंगे, अभी मैं बता देता हूँ कि अगर रॉड की सेंटर से अगर पास होती है एक्सिस तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये L क्या है यहाँ पर, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, ये L है, ठीक है। तो इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे ml²/12 प्लस मैंने बताया था डिस्क का अगर नॉर्मल इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसकी, अगर डिस्क की प्लेन से, तो फिर हम क्या बोलते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लेकिन अगर डायमीटर से पास हो तब हम क्या बोल देते हैं mr²/4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे mr²/4। आई बात समझ में, mr²/4 लिख दिया, दोनों को जोड़ते हैं, m कॉमन निकाल लेते हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर रहेगा। आई बात समझ में। तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर इस तरह से आपको देखना है, अगर एक्सिस जो है आपकी परपेंडिकुलर टू द क्या हो, जनरेटर एक्सिस। अब ये भी हो सकता है कि आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो सेंटर से पास नहीं होके सीधे एंड से पास हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपके पास एक रहेगी डिस्क, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, रॉड। अभी भी डिस्क और रॉड में ही हम इसको मानकर चलेंगे, बस डिफरेंस क्या आएगा एक्सिस का। अभी भी हम क्या मान के चलेंगे कि एक डिस्क है और एक रॉड है, लेकिन अब रॉड की एक्सिस चेंज हो जाएगी, डिस्क की तो सेम रहेगी। तो इसका तो कितना रहेगा mr²/4, लेकिन इसका हो जाएगा ml²/3, ठीक है। तो वही हम दोनों को जोड़ेंगे जब mr²/4 प्लस ml²/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल शेल मतलब होलो सिलेंडर भी बोलते हैं इसको, खाली, ठीक है, होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर कैसा रहता है कि बहुत सारी रिंग आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के और जोड़ दिया आपस में, तो एक होलो सिलेंडर बन सकता है ना। तो होलो सिलेंडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये इसकी एक्सिस नॉर्मली जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर ही लेते हैं, जो कि mr² होता है, ठीक है, इक्वल टू रिंग, ठीक है। अगर यहाँ से पास हो रहा है तो क्या लेंगे, रिंग का एक तो हो जाता है mr² प्लस ma², ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गई है यहाँ पर, है ना। तो mr², यहाँ पर a क्या है, ये जो a है वो r के बराबर है, ठीक है। तो mr² प्लस mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है इसका 2mr², ठीक है। तो वही अगर मतलब ये सिलेंडर हो चाहे रिंग की एक्सिस इस तरह की हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर रहेगा। यहाँ पर आते हैं, अब क्या है यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें, एक तो आपको यहाँ पर दिख रही है रिंग जिसकी एक्सिस इस तरह से पास हो रही है, दूसरी चीज़ आपके पास क्या है यहाँ पर रॉड है, ठीक है। और रॉड का जो है ये सेंटर है, तो रॉड का आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन रिंग का यहाँ पर कितना हो जाता है, अगर रिंग के डायमीटर से एक्सिस पास हो तब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²/2। तो और इसका रिंग रॉड का आपको पता है ml²/12, अगर सेंटर से एक्सिस पास हो रॉड के तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो m कॉमन निकाल लिया और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यही
चीज़ जो ये वाली एक्सिस जो है एंड से पास हो, तब क्या है, रिंग तो आपकी वही रहेगी, लेकिन एक और चीज़ आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, रॉड, और जिसकी एक्सिस कहाँ से पास होगी, एंड से। और जब एक्सिस एंड से पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3 प्लस mr²/2। इसका मैंने अभी जस्ट बताया mr²/2 होता है, ठीक है। तो mr²/2 आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट जो है हो सकता है खाली हो पूरा, ठीक है, सिर्फ सिलेंडर में इतना पार्ट सॉलिड हो, बाकी बीच से हॉलो हो, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस r1 है और पूरे की रेडियस कितनी है, r2 है। तब सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हॉलो सिलेंडर हो आपका, है ना, और इसकी एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रही हो, इसकी एज से पास हो रही हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 r1 का स्क्वायर प्लस 3r², ठीक है, 3r2², ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ये तो हो गया सिलेंडर का, है ना। अब सिलेंडर के बाद अपन बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है। तो सॉलिड स्फीयर में ज़्यादा आपको, मतलब सॉलिड स्फीयर मतलब मैं एक आपको समझाता हूँ, सॉलिड स्फीयर क्या हो सकता है ना। कोई एक आपने जो येलो कलर की वो स्माइली बॉल देखी होगी, वो एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर में क्या है कि एक्सिस सिर्फ दो हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जो है वो वाली बात आती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है ना, 3D स्ट्रक्चर है। तो आप कोई बॉल में से कोई सी भी एक्सिस, मतलब किसी भी प्लेन में लो, सब जगह प्लेन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर सिर्फ दो एक्सिस पॉसिबल हो सकती है, एक तो ये वाली कि सेंटर से पास हो एक्सिस, और दूसरी कहाँ से पास हो एज से, ठीक है इसके। तो अगर सेंटर से पास हो सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर की अगर एक्सिस सेंटर से पास हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। और अगर उसकी किसी एज से पास हो तो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी आपकी, तो 2/5 mr² प्लस, तो यहाँ पर a क्या है, r के बराबर है, प्लस ma², तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है। तो अगर जोड़ेंगे इसको तो 7/5 mr² आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जैसे सॉलिड स्फीयर था, अब जैसे मैं अगर बात करूँ कि जो हमारी बॉल होती है, नॉर्मल बॉल जो होती है प्लास्टिक की, आपने देखी होगी क्रिकेट खेलते हैं जिससे, तो वो बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल शेल होता है वो, ठीक है, या उसको हम हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर एक ही बात होती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर यहाँ से इसकी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr², ठीक है। अगर यहाँ से पास हो रही हो एक्सिस, सेंटर से पास नहीं होके एज से पास हो रही हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, तो 2/3 mr² प्लस ma²। तो यहाँ पर आर ए क्या है, आर के बराबर है, ए जो है रेडियस के बराबर है, तो 2/3 mr² प्लस mr²। तो अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 mr², ठीक है। अब अगर ये ऐसा सिलेंडर हो जिसमें कुछ पोर्शन जो है इसका हॉलो हो और कुछ पोर्शन जो है इसका सॉलिड हो, तब क्या होता है फॉर्मूला, तब आपको डायरेक्ट फार्मूला, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। अगर r1 और r2 रेडियस दे रखी हो, ये r1 है और ये r1, ये है आपकी r2, ठीक है। और आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर एक्सिस सेंटर से पास ना हो और यहाँ से आ जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, मतलब I प्लस
mr², ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है यहाँ पर। अब रॉड के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, है ना, कि रॉड हो अगर और उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही हो, ठीक है, तो ml²/12 होता है। एल क्या है यहाँ पे, रॉड की लेंथ है ना। अगर यूनिफॉर्म लॉन्ग रॉड हो और उसका जो एक्सिस हो वो उसके किसी एक एंड से पास हो रहा हो, तो ml²/3 हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना। अब रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना अगर आती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। तो ये भी आपको याद, मतलब ये तो इतने बेसिक है, ये रॉड वगैरह, ये सारे रिंग डिस्क जो है, सारी चीज़ें ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब रट देना है एक तरह से, है ना। और रेक्टेंगुलर लेमिना का भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ml² लेंथ और ब्रेथ जो होती है उसकी, ठीक है। अगर एक्सिस जो है किसी एज से पास हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4l²b², ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सिस कहाँ से पास हो रही थी, बी वाली एज से, मतलब जो उसकी चौड़ाई थी वहाँ से पास हो रही थी, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया था 4l² + b²। लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस है वो लेंथ वाली एज से पास हो रही है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको एक्सिस देखना है कि कहाँ से पास हो रही है ना। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे आप याद होना चाहिए, और तभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेसिक है इस चैप्टर का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको हर चीज़ का याद है तो ही आगे की चीज़ें हो पाएंगी। आई बात समझ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड काफ़ी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन वाले जो लेक्चर रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टॉर्क, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, तो जैसे क्या, अगर आप, मैंने बताया था अभी हम लोगों ने NLM पढ़ा था, ठीक है। NLM के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी चीज़ को, कोई अगर रेस्ट में है और उसको मुझे चलाना है, उसको उसकी जो पोजीशन है मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई चीज़ अगर चल रही है और उसको रोकना है मुझे, तो उसको डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए भी मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो लीनियर मोशन में जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये बॉटल है अगर मेरे सामने, है ना, अगर मैं इस बॉटल का कैप खोलना चाहूँ और अगर मैं लीनियर डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये नहीं खुलेगा। अगर मैं इस बॉटल का जो कैप ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कि मैं 2 उंगलियों से इसको फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, कि इधर से मैंने लगाया एक तरफ से और दूसरी तरफ से मैं इस तरह, एक उंगली से इस बॉटल को ओपन करना जो है मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये कैप ओपन नहीं होगा। तो कपल ऑफ फोर्स लगाकर मैं इस कैप को ओपन कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको रोटेट करवाना हो, है ना, तो रोटेट करवाने के लिए अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आपको वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आप नहीं लगा सकते, आपको कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है, पाइवोटेड, हिंज्ड और सस्पेंडेड बॉडी टेंड्स टू रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी, मान लो आपका घर है अगर, और घर में कोई दरवाज़ा है, ठीक है, तो दरवाज़ा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा जब भी दरवाज़ा खोलना होता है तो हम उसको पूरा उठा के और साइड में रख देते हैं और अंदर जाते हैं और फिर वापस लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। दरवाज़ा किसी एक एंड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, और हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल लगाते हैं और हम उसको हैंडल पकड़ के ओपन और क्लोज कर देते हैं। तो एक ये भी एग्जांपल है। तब हम क्या अप्लाई करते हैं, तब फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम दरवाजे को इस तरह से ओपन करते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, है ना। तो जहाँ भी रोटेशनल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ फोर्स की जगह क्या लगाना पड़ता है, आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है आपका, अच्छा, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप, हमने यहाँ पर जब मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट किया था यहाँ पर,
तो मैंने बताया था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन नहीं होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वैसे ही मोमेंटम नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। और वैसे ही फोर्स नहीं, टॉर्क होता है, ठीक है। तो टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आप एफ आर मत लिखो इसको, ठीक है, इस तरह से कुछ भी, ये गलत चीज़ है। आपको हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला किस तरह से पढ़ना है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, है ना। आर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और एफ क्या है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स होता है। और आप इसको आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा या साइन फाई जो भी है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है। अब टॉर्क के क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। आई बात समझ में। अब कैसे टॉर्क अप्लाई होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात कर रहे थे दरवाजे की, ठीक है। दरवाजे का हैंडल हम यहाँ पर ही क्यों लगाते हैं, मतलब इस एंड पर ही क्यों लगाते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं। आप अपने घर में देखना कि जहाँ पर दरवाज़ा होगा हमने, और जो जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा, हम उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे लगाते हैं हैंडल खोलने के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं कि हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला की वजह से क्या होता है कि टॉर्क तो आपको सेम अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप हैंडल यहाँ पर लगाओ, अगर आपने हैंडल यहाँ पर लगाया चाहे यहाँ पर लगाओ, आपको टॉर्क जो है दोनों जगह पर सेम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो दरवाज़ा ओपन होगा। आई बात समझ में। लेकिन अब टॉर्क तो आपको सेम रखना है। तो पहला केस जब मैंने हैंडल को यहाँ पर लगाया तब, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी कौन सी है, ये है। मान लो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट दरवाज़ा आपका रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। अब पहले केस में, केस वन में मैंने क्या किया कि मैंने हैंडल को कहाँ लगाया, एट डिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। कहाँ पर लगाया, कैपिटल आर पर, है ना। अब टॉर्क तो आपको दोनों केस में सेम रखना है। और केस टू में मैंने कहाँ लगाया, हैंडल को यहाँ पर बहुत छोटी सी डिस्टेंस, लगभग उसके एकदम पास में मान लो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे लगाया, ठीक है। तो जब मैंने कैपिटल आर डिस्टेंस पे लगाया था तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा था स्मॉल एफ, ठीक है। और जब स्मॉल आर डिस्टेंस पे लगाया तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा था कैपिटल एफ। अब क्या हो रहा है इसका मतलब कि अगर आपको टॉर्क तो सेम रखना है, तो अगर केस वन की बात करेंगे तो हमने अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस रखेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फोर्स अप्लाई करने वाले पॉइंट की, ठीक है, तो आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो अगर आर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको एफ कम लगाना पड़ेगा, कम ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं आप क्या करते हो कि आप आर को कम कर देते हो, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सेम टॉर्क लगाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको, आप जो भी अपने दरवाजे का जो हैंडल है वो कहाँ पर लगाते हो, एक जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि दरवाज़ा यहाँ पर लगाए और हम हैंडल यहाँ पर लगा दें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होती है हम हैंडल हमेशा वहाँ पर लगाते हैं। एक और एग्जांपल भी मैं बताता हूँ, स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर होता है आपका, ठीक है। अब स्क्रू ड्राइवर को ऐसा क्यों नहीं कि हम यहाँ से पकड़ें और हम हमारे जो स्क्रू ओपन करना है वो करते हैं, हमेशा ये हैंडल ऐसा क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जब इसको घुमाओगे तो जो एक्सेस की डिस्टेंस है वो क्या होती है, आपको फोर्स कम से कम अप्लाई करना पड़े। हैंड पंप अगर आजकल दिखते नहीं है लेकिन पहले के ज़माने में होते थे, ठीक है। तो अगर हैंड पंप की बात करूँ,
ठीक है। हैंडपम्प का जो हैंडल होता है उसको जितना लंबा हो सकता था बनाते थे, हैंडपम्प का हैंडल। तो कुछ कुछ जो बच्चे अपनी मम्मी के साथ पानी भरने जाते थे वो उस पर लटका देती थी उनकी मम्मी उनको, ठीक है, तो उनका झूला झूलना हो जाता था और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता था। तो जितनी ज़्यादा हम लोग आर रखेंगे फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता था। अगर इसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाना चालू करते हैं, इतना बड़ा हैंडल नहीं रख के यहीं पर अगर हम रख देते, क्योंकि इतना बड़ा क्यों करें, क्योंकि अगर इतना बड़ा हैंडल लगा रहे हैं हम तो इतनी जगह जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते थे, हैंडल जितने बड़ा हो सकता था रखते थे। क्यों? क्योंकि आपको फोर्स यहाँ पर कम लगाना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हैंडल की एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऊपर नीचे होगा तो वो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कम है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है टॉर्क के, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, है ना। अब टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो टॉर्क को अगर हम एंगल के फॉर्म में लिखें, अगर हमने नॉर्मली इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा तो क्या आता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर एंगल के फॉर्म में लिखते हैं हम इसको तो ये क्या हो जाता है, आर एफ साइन थीटा या फाई जो भी एंगल हो, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब थीटा के साथ यहाँ पर कौन है, साइन, तो साइन के किस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम 0 से चलते हैं और 1 तक आते हैं तो हमको मिलता है कि साइन 90 की वैल्यू 0 से चालू होते हैं और 90 तक जाते हैं तो हमको पता लगता है कि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो थीटा अगर 90 होगा तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो और अगर हम 0 रखेंगे थीटा को तो ये टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 90 तक अगर रखते हैं थीटा को तो आपका जो साइन फाई है या साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब थीटा 90 रहेगा, 90 डिग्री मतलब एकदम परपेंडिकुलर रहेगी अगर एक्सिस आपकी, तब मतलब फोर्स और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल मतलब आपका जो फोर्स है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, है ना। अगर आपने आर और एफ को पैरेलल रख दिया, मतलब आपने एंगल 0 ले लिया, तो फिर टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मतलब आप जिस चीज़ को घुमाना चाह रहे हो वो घूमेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर थीटा हम 0 डिग्री या 180 डिग्री ले लेंगे तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम 0 होगा, टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, आर क्रॉस एफ या आर एफ। अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो वो आर इंटू एफ होता है, ठीक है। अब ये जैसे एग्जांपल यहाँ पर आ गया, स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल दिया, ठीक है। फ्लोर मिल जो है, फ्लोर मिल वगैरह का जो हैंडल है ना, वो सरकमफ्रेंस के पास में रखते थे, ठीक है। फ्लोर मिल आप अगर नहीं जानते हो कि विलेज की फ्लोर मिल कैसी होती है, ठीक है, तो वो इस तरह की होती है ना। ऐसे 2 पत्थर रहते हैं, ये भी गोल रहता है वैसे, ये 2 पत्थर एक दूसरे पे चलते हैं और यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है। और उस होल में क्या करते हैं, जैसे गेहूँ पिसना है तो आप गेहूँ डालते हैं इसमें और वो इन दोनों के बीच में पिसा कर और आपका जो आटा है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो इसका हैंडल है वो कहाँ पर लगाते हैं, एकदम इसकी एज पर, सरकमफ्रेंस पर लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिल पाए, है ना, और कम फोर्स लगाना पड़ता है। अगर यही हैंडल को हम बीच में लगा देते तो आपका जो ये पत्थर है वो चलता ही नहीं और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिल सके इसलिए हम इसको सरकमफ्रेंस पे लगाते हैं, ठीक है। हैंडपम्प का मैंने बता दिया आपको। अब इसकी यूनिट की अगर बात करें तो न्यूटन मीटर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ।
आर क्रॉस एफ है टॉर्क का फॉर्मूला, आर की यूनिट क्या होती है मीटर, और इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 और डिस्टेंस के लिए l, तो ml2t-2 इसका फार्मूला हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। अगर किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, है ना। सभी टॉर्क का मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, तो टॉर्क क्या होगा, वेक्टर सम होता है। अगर किसी बॉडी पर मान लो ये रॉड है कोई, इस पर मान लो ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इसको जो है 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो टॉर्क जो है वो क्या होगा, इसका वेक्टर सम होता है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो गया, अगर मैं मान लो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी इधर नहीं, ये वाला जो फोर्स है, अगर मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर मैं दोनों इधर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, है ना, तो रिजल्टेंट रोटेशन है जो इस रॉड का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे है समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल देता हूँ। एक सी सॉ नाम का झूला आता है, ठीक है, ना। तो इसमें क्या होता है, 2 लोग इधर बैठ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी एक्सिस की डिस्टेंस सेम है, मान लो ये भी ये भी क्या है 2 मीटर पे बैठा है, ये भी 2 मीटर या 1 मीटर की डिस्टेंस ये भी है, ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लो दोनों तरफ हमने क्या किया, 50 kg के आदमी बिठा दिए, तो ये सीसॉ वाला जो झूला है आपका, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी भारी को बिठाते हैं, यहाँ पर यही रहता है, तो फिर क्या होगा, नेट रोटेशन होगा आपका, वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। लेकिन आपका जो टॉर्क है वो तो कितना आएगा, यहाँ पर टॉर्क कितना आ जाएगा, इधर आपको mg लग रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गई r, तो 60 इंटू 10 आपका g और 1 मीटर की डिस्टेंस, तो जो टॉर्क आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो अगर इसको स्टेबल रखना हो इधर वाले को, मतलब अगर ये बंदा चाहता है कि मैं ऊपर ना जाऊं, तो ये क्या करेगा चालाकी, ये थोड़ा सा जो है इस 1 मीटर की डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये 1 मीटर से शिफ्ट होके क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक जाएगा, और ये डिस्टेंस को कितना कर लेगा। अगर इसको टॉर्क मतलब अगर इसको ये चाहता है कि मैं रुका रहूँ, तो इसको टॉर्क कितना चाहिए, 60, लेकिन इसके पास वज़न तो नहीं है, तो वज़न नहीं है, तो क्या कर सकता है, ये डिस्टेंस को बढ़ा सकता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, सॉरी टॉर्क जो है 600 था, हाँ, तो टॉर्क इसको 600 का चाहिए, लेकिन इसके पास वज़न तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस में चेंज कर लेगा। तो इसको डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, 1.2 मीटर। तो अगर नॉर्मली बैठे रहे दोनों, ये भी 1 मीटर पे बैठा है, ये भी 1 मीटर पे बैठा है, तो फिर आपका जो नेट रोटेशन है वो इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ जाएगा झूला। लेकिन अगर ये बंदा चाहता है कि मैं, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन अगर ये चाहता है कि मैं नहीं उठूँ, तो फिर ये क्या करेगा, वज़न तो बढ़ा, मास तो बढ़ा नहीं सकता है ना, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा पीछे सरक जाएगा, जिससे टॉर्क सेम हो जाएगा। और टॉर्क अगर सेम हो जाएगा तो फिर रोटेशन नहीं होगा। तो नेट रोटेशन जो है वो 0 करने के लिए टॉर्क आपका सेम होना चाहिए। आई बात समझ में, ये एग्जांपल आपको बना के यहाँ पर दिया हुआ है।
अगर हम बात करते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशंस की कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो टॉर्क जो है अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया ऊपर की तरफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। एक फॉर्मूला टॉर्क का और होता है आई अल्फ़ा, ये क्या है, आई अल्फ़ा है, आई अल्फ़ा, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा जो है आपका एक्सेलरेशन है, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये बना इसी से ही है। जो आपका फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है। तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एम ए। अब जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा क्रॉस आर के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर होता है, अल्फ़ा क्रॉस आर के बराबर। तो इस एक्सेलरेशन की जगह आप क्या रख देते हो, अल्फ़ा आर, तो आर इंटू एम और इंटू अल्फ़ा आर, तो ये हो जाता है अल्फ़ा, सॉरी, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क जो है आपका वो क्या हो जाता है, आई अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में तो सिर्फ फोर्स रहता है, और फोर्स किसके बराबर रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ये तो हम जानते हैं। अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस, मैंने बताया है ना कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या है, टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन यहाँ पर कितना हो जाएगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। पावर, जब वर्क एनर्जी पावर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डॉट वी, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्या, टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह यहाँ पर क्या आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टॉर्क और फोर्स की मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स का हमने देखा था अभी एनएलएम में कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क और रोटेशनल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इसमें वो हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसमें देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है।